प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर आप जिस तरह से उत्साह अपना दिखा रहे हैं और हमें लगातार ये बता रहे हैं कि हम सही रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और धन्यवाद उसके लिए, बहुत शुक्रिया। और आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो आपका सहयोग है, ये बराबर हमको मिलता रहे। आपके टेलीविज़न स्क्रीन के निचले हिस्से पर मैं दोहरा रहा हूँ फिर एक टेलीफ़ोन नंबर है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कार्यक्रम के अंत में मेल आईडी भी आता है, तो व्हाट्सएप नंबर एक बार और नोट कीजिए 7009694440 7009694440। ये नंबर आप लगातार देख रहे हैं, इस पर भेज डालिए आपकी जो रिएक्शंस हों, जो प्रतिक्रियाएं हों। और आज इस कार्यक्रम में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय से, जो आप ही की तरफ से यानी आप दर्शकों की तरफ से आया है, और ये जो हमारे दर्शक हैं ये महाराष्ट्र से हैं, अमरावती से हैं, और इन्होंने जो हमें अपना चिंतन, अपनी चिंता हमें भेजी। इनका कहना है कि मैं एक प्रतिष्ठित उद्योग समूह के उपक्रम में अच्छे बड़े पद पर हूँ, एजीएम के पद पर हैं ये। इनका कहना है कि कम से कम 700 लोग मेरे नियंत्रण में हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ। बड़ी विनम्रता से इन्होंने कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका व्हाट्सएप संदेश देखकर। इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये तो कोई विज्ञ गुरु अभी कोई मिला नहीं है मुझे, सानिध्य में नहीं हूँ मैं किसी के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन को धर्म दर्शन की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति हूँ। पूजा पाठ भी करता हूँ, लेकिन कर्मकांड से अधिक मैं ईश्वर के अमूर्त स्वरूप का प्रेमी हूँ। इन्होंने जो अपनी चिंता, या आप उसको कह सकते हैं कि एक परेशानी बताई है, वो ग्रंथि भाव से जुड़ी हुई है। इनका कहना है कि अक्सर मुझे अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत सारे लोगों के साथ डांट डपट का व्यवहार करना पड़ता है, और कई बार ये कहते हैं कि जिसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, व्यवसायगत बुराई या पेशेगत बुराई, वो मेरे साथ जब मैं सामाजिक परिवेश में होता हूँ वहाँ भी चली जाती है। कई बार मैं ऑफिस में होता हूँ और एक ख़राब मनोदशा में हूँ, तो किसी रिश्तेदार का फ़ोन आया या घर से पुत्र या पुत्री का फ़ोन आया, तो मेरा स्वर तलखी भरा होता है। तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें देखना चाहिए ना, बड़े हो गए हो, अब क्यों करते हो ऐसा? नहीं, अभी मैं गाइड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इनका कहना है कि ऐसे हर घटनाक्रम के बाद मेरे अंदर एक गिल्ट पैदा होता है, और इन दिनों ये गिल्ट इसलिए भी और बढ़ता चला गया है कि ये सब देखकर समझकर भी मैं किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे मालूम है मैं लोगों की स्किल में, उनकी योग्यता में रातों रात सुधार नहीं कर सकता, लेकिन क्या इसका विकल्प डांटना ही है? लेकिन मुझे ये सिखाया गया है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए डांटना बहुत आवश्यक है। ये बात मैं अपने अवचेतन में इतनी गहरी धंसा चुका हूं कि मैं इससे निकल नहीं पाता, जबकि मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी डांट फटकार होती है तो उसका परिवेश पर बहुत नकारात्मक असर होता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डांट फटकार ना होने पर फ़ायदा उठाते हुए भी प्रतीत हो जाते हैं। ये कह रहे हैं मैं लगातार उलझनों में फंसता चला जा रहा हूँ। क्या माफ़ करना श्रेष्ठ विकल्प है, या अनुशासन के लिए कृत्रिम डांट फटकार भी आवश्यक होती है? लेकिन मैं वो कृत्रिम नहीं कर पाता, मैं असली ही करता हूँ, क्योंकि उसका असर मेरे ब्लड प्रेशर पे होता है, मेरे जीवन पर होता है, और मैं उलझता चला जाता हूँ। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। मैं बड़ी कुर्सी पर बैठा हूँ, मुझसे अधिकतर लोग चिढ़, घृणा, विद्वेष या डर के भाव से मुझे देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी आंखों में मेरे लिए प्रेम हो, लेकिन ये संभव नहीं दिखता है। क्या ये सब कुछ बदल सकता है? क्या मुझे संत में रूपांतरित होना होगा, या किसी मनोचिकित्सक की शरण में जाना होगा? बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत विस्तार से अपने प्रश्न को हमारे सामने रखा है, और बहुत सारे अपनी समस्याओं के उत्तर तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप स्वयं भी जानते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि इसीलिए हम अपनी कुंडली भी कई बार विचरवाते हैं बार बार। मालूम सब कुछ हमें है, लेकिन जब कोई विज्ञ ज्योतिष मुस्कुरा के कह देता है क्रोध बहुत आता है आपको, तो हम थोड़ा झेपते हैं, लजाते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं हाँ गुरुजी अब कभी कभी करना पड़ता है, आजकल आवश्यक है ये भी। पत्नी से संबंध थोड़े और मधुर करिए, तब आप झेप जाते हैं, लजा भी जाते हैं। मालूम सब कुछ है, लेकिन सुनना दूसरे से चाहते हैं। चलिए तो सुनिए हमारे विशेषज्ञ से,
मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी। आज आपके प्रश्नकर्ता जो हैं मुझे एक ऐसे स्वरूप में दिखे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को पकड़ रखा है। हाँ। अब उस पकड़ का बोझ इतना गहरा हो गया है, बल इनको इतना लगाना पड़ रहा है कि बल लगाते और बल्कि कई पकड़ तो ऐसी है जैसे वो आप पतंग की व्याख्या करते हैं ना, पतंग में मांझा होता है, उसको जोर से पकड़ लें तो वो अपने को कटने भी लगता है और दर्द भी देने लगता है। तो बारी इनके छोड़ने की है, लेकिन इनका ये दृढ़ विश्वास है कि छोड़ देने से छूट जाएगा। हाँ। और ये इनकी विश्वास में ऐसा नहीं, कपोल विश्वास नहीं, इनका बात सही है कि आप छोड़ देंगे वो छूट जाएगा। पतंग तब तक उड़ेगी जब तक वो कहीं ना कहीं बंधे रहेगी, लेकिन इनको बंधन की व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है कि कैसा कितना बांधूं। इस चक्रव्यूह में फंसकर ये उस बंधन में स्वयं बनते चले जा रहे हैं, अर्थात बंधन का जो दबाव है वो इन पर खुद आते जा रहा है। इनके प्रश्नों का उत्तर इनके पास है, ये भी आपने कहा ठीक है, लेकिन इनको हम प्रबंध से उत्तर देते हैं। इन्हें हम आज वो उस अचूक व्यवस्था पर चिंतन करेंगे इनके साथ में। अचूक औषधि इनको बताएंगे हम, अचूक औषधि जिस पर स्वयं मैंने भी शोध किया है प्रबंध के अंतर्गत। वो ऐसी अचूक औषधि है, अर्थात अनुशासन होते हुए भी अनुशासन नहीं है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर प्रशासन होते हुए भी प्रशासन ना रहे, सबसे अच्छा गवर्नेंस वही है जो दिखे ना, जो ऐसी सुई जो आपको लग जाए और आपको अनुभूति ना हो कि सुई लग गई है। आप ध्यान रखिए, ऐसा रंग जो आपको कोई लगा जाए और आपको मालूम ही ना चले कि रंग लग गया, अच्छा मैं रंग गया। ऐसा इन्फेक्शन जो आपको लग जाए और आपको मालूम ही ना चले कि वो इन्फेक्शन कहाँ से लग गया है, ये संक्रमण भी है। उस औषधि का नाम प्रबंध में अभिप्रेरणा है, और उस अभिप्रेरणा के दो भाग में से एक के ये विशेषज्ञ हैं। उसको हम कहते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। दंड और अनुशासन उसी के प्रबलता में होता है, तानाशाही वहीं होती है, विरोध वहीं उत्पन्न हो जाता है। लोग वैमनस्य ऐसे लोगों के प्रति हो जाते हैं, पीठ पीछे कोसने का काम ऐसे लोगों के प्रति करते हैं, जबकि उसके शुभ चिंतन में उपक्रम का विकास होता है। ये जितने भी प्रकार का अनुशासन, एक पिता और एक माता, घर में दोनों में से कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन के उदाहरण होते हैं। कहीं कहीं महतारी ऐसी मिलती है कि लावण्य ममतामयी, अपने बच्चों को छूती तक नहीं है, पिता से लड़ पड़ती है, नहीं आप डांटिए मत करके, तो बच्चा जो है सीधा माँ से चिपकता है। फिर माँ धीरे से कहती है उसको, सुनो बाबूजी जब डांटे तो तुम चुप रहा करो, कुछ ना बोला करो, बाबूजी तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। तो बच्चा फिर बाबूजी के डांटने पर चुप रहना सीख जाता है। देखिए, ये उनके पास पॉजिटिव मोटिवेशन है और बाबूजी के पास नेगेटिव मोटिवेशन है। कल कहा था ना मत करना, फिर किया, लगाऊं। तो तथ्य वही है, तो कार्य कराने का संयोजन वही है। इसे प्रबंध की भाषा में पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं, जिसको मोटिवेशन अंग्रेजी में कहते हैं, अभिप्रेरणा है सकारात्मक। शरद जी, इसका प्रयोग करने का निश्चय जब मैंने लिया तो मैं स्वयं ऐसी संस्था पर पहुंचा, और संयोग से वो संस्था के जो बैंक प्रबंधक थे वो मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। अब तो वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनको भी ये घटना स्मरण आ जाएगी यदि वो ये देख रहे होंगे, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो हमने इसका प्रयोग करने का निश्चय किया कि भाई ये देखें तो सकारात्मक प्रबंधन कैसा है। इसके दो बड़े उदाहरण मेरे सामने हैं जिसका प्रयोग पूरा 100% सफल हो जाता है। तो आपके प्रश्नकर्ता देखें कि कैसे वो लोकप्रिय हो सकते हैं। एक कस्बाई बैंक में एक प्रबंधक की नियुक्ति हुई, वो कस्बा मेरा ही था, मैं वहीं रहता था। तो मेरे क्लास फेलो थे वो, बैंक में जो मैनेजर होकर आए, तो उन्होंने आते ही मुझसे संपर्क किया। तो मैंने कहा बधाई हो, आप मेरे नगर में आ गए हैं और यहाँ के आप प्रबंधक हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आते ही उन्होंने मुझे कहा, मायूस चेहरा था उनका, कि क्या मतलब ऐसी शाखा में आया हूँ जहाँ पर हमको FIR करना पड़ता है, मारपीट होती है, रोज़ लड़ाई होती है। मैंने कहा बाहर वालों से? अरे बोले बाहर वालों से नहीं, मेरे यहाँ ही ये गुंडा की तरह व्यक्ति रहता है, वो किसी के साधे नहीं सध रहा है। तो मैंने कहा फिर क्या है, उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। बोले वो जनप्रिय है, जो व्यक्ति है वो लोकप्रिय है। ध्यान रखिए, ये जो लोग आपके यहाँ मजदूर बनकर काम करते हैं, ये आपके पास जी हजूरी करते हैं,
बाहर उनका स्वरूप आपकी तरह नहीं होता, आपसे जो संवाद कर रहे हैं वैसा नहीं होता। बाहर उनमें से बहुत सारे लोग लोकप्रिय होते हैं, जनप्रिय होते हैं, परिवार उनका प्रतिष्ठित होता है, वो वहाँ काम करने आते हैं आपके पास में, लेकिन बाहर उनका एक समग्र रूप है। तो तुम जब बाहर निकलोगे तो उनसे चूंकि बैर ले लिया है तुमने अनुशासन का दंड दिखाकर, तो बाहर तुम्हारा सम्मान सुरक्षित नहीं रहता। तो उन्हें अनुशासन में भी रखना है, उन्हें अधीन भी रखना है, उनसे काम भी लेना है और उनसे सम्मान भी चाहिए। तो मैंने कहा कौन है वो? मैं भी अपने गांव में रहता नहीं था, बाहर पढ़ता था, तो मैं वहाँ आया। तो मैंने कहा साहब मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रबंध पर ये सकारात्मक मोटिवेशन बताया है, कल हम उसका उपयोग करते हैं, मैं आऊँगा आपके यहाँ। मैं उनके बैंक में पहुँचा, वहाँ काम करने वाला एक व्यक्ति जो वहाँ मुख्य क्लर्क था, वहाँ का अकाउंटेंट या मुख्य क्लर्क रहा होगा, वो व्यक्ति था, बड़ा उद्दंड और मैनेजर से तू मैं बात करता था, और कोई भी ऑर्डर उसे दे तो वो अपनी स्वेच्छाचारिता में रहता था, करूं या ना करूं मेरी मर्जी। वो मना कर देता था, कभी आए कभी ना आए। तो मैं उनसे मिला, मिल के मैंने उनके चैम्बर से कहा कि वो व्यक्ति कौन है। बोले आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, आप देखिए बाहर परिवेश में। मैंने देखा तो एक आदमी सिगरेट पीता हुआ अपने दोनों पैर टेबल में रखकर बैठा था उस बैंक में। मैंने कहा यही है वो व्यक्ति? बोली यही है वो व्यक्ति। मैंने उनसे नाम पूछ लिया। अभी उदाहरण के लिए मैं नाम कोई अंकित कर देता हूँ ताकि मेरा उदाहरण अच्छा हो जाए कि उसका नाम प्रकाश था। उन्होंने कहा यही है वो प्रकाश। मैंने कहा चलिए आप मुझे बाहर तक छोड़िए। बोले मैं तो वैसे ही छोड़ता। बोले नहीं मेरा शोध प्रारंभ। तो बोले मुझे क्या करना है? मैंने कहा प्रकाश के पास खड़े होकर प्रकाश की प्रशंसा करनी है। उन्होंने कहा वो कैसे संभव है? मैंने कहा मैं आपसे बतिया रहा हूँ, मेरे पीठ के पीछे प्रकाश होगा। तो बोले नहीं वो मुझे देख लेगा। तो मैंने कहा आपकी पीठ के पीछे प्रकाश होगा, मैं आपसे बतिया रहा हूँ। बोले ये हो सकता है। अब हम गए तो वो चलते चलते प्रकाश की तरफ, प्रकाश की कुर्सी के पास पहुंचे। प्रकाश टस से मस नहीं हुआ, हिला तक नहीं, वैसे ही बैठा था। अब उनके पीठ करके मैनेजर साहब खड़े हो गए, मैं उनके सामने। प्रकाश मुझे दिखाई पड़ रहा था। मैंने उनसे कहा यार हमने सुना है आपके बैंक में कोई एक क्लर्क है जो बड़ा बदतमीज है और अच्छे से काम नहीं करता, बैंक में लड़ाई झगड़ा करता है, बड़ा परेशान करता है। तो मैंने कहा यार आप ऐसे आदमी आपके बैंक में कैसे हैं? बोले नहीं गोस्वामी जी आप गलत कह रहे हैं, ये लोगों ने भ्रांति फैला रखी है। प्रकाश निहायत ही अनुशासन प्रिय और अच्छा व्यक्ति है, मैं उसे जानता हूँ, मैंने उसके बारे में समझ लिया है। जैसे ही उनका ये कहना हुआ, प्रकाश के दोनों पैर जो हैं वो टेबल से नीचे आ चुके थे। प्रकाश के हाथ का सिगरेट बुझ चुका था। प्रकाश कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। वो कह रहे थे कि उनमें इतनी प्रतिभा है प्रकाश में, यहाँ लोग उसको समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, उसके पास कितना अनुभव है, इस उपक्रम को वो कहाँ पहुँचा सकता है, कहाँ से कहाँ। और मेरा पूरा ध्यान रहेगा अब आने वाले समय में गोस्वामी जी कि मैं प्रकाश के व्यक्तित्व का पूरा उपयोग करूँ। वो अत्यंत लोकप्रिय है, वो बैंक का काम बढ़ा सकता है। प्रकाश खड़ा हो चुका था अपने स्थान पर। मैंने कहा मैं प्रकाश से मिलना चाहता हूँ, कहाँ है ऐसा व्यक्ति? उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। जब तक पीछे से आवाज़ आई, सर मैं यहीं खड़ा हूँ सर, मैं प्रकाश हूँ। अरे अरे आओ प्रकाश, बोलो ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। और बड़े प्यार से उन्होंने हाथ उनके ऊपर फेरा और मेरे को छोड़ने चले गए। उन्होंने कहा अब मुझे क्या करना है? मैंने कहा अब आपको कुछ नहीं करना है, जो कुछ करेगा प्रकाश करेगा। सारे महत्वपूर्ण दायित्व तो प्रकाश को देना शुरू करें, उसको इसी मोटिवेशन पर लेकर चलें। वो मैनेजर साहब 5 वर्ष तक वहाँ रहे। उन्होंने उस प्रकाश के भरोसे प्रत्येक व्यक्ति के घर में खाता खुलवा दिया। केवल प्रकाश को एक आत्मसम्मान की आवश्यकता थी। तो अनुशासन का कोई भी दंड जो किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए वो नकारात्मक हो सकता है। इसमें एक चीज़ और है गोस्वामी जी, एक प्रश्न और है मन में कि जिस काम के लिए हम मन से राजी ना हो, चाहे वो हम अनुशासन के नाम पर करें सख्ती से, या फिर हम किसी से सुनकर या प्रबंधन की कोई किताब पढ़कर करें, लेकिन हम खुद उससे कन्विंस नहीं हैं, और अगर हमारा मन ही हमसे कह रहा है कि नहीं नहीं तुम्हारा ये तरीका शैली ठीक नहीं है, तो क्या उसको बदलना ही उचित है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है और इसका उत्तर भी आपके प्रश्न में छुपा हुआ है कि आप अपने मन को बहुत मान रहे हैं, आप अपनी समझ को बहुत मान रहे हैं, आप अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे हो कि मेरा मन नहीं बोल रहा है, तो आपका मन ना हुआ सत्यमूर्ति हो गया। आपने ये सोच लिया है कि जो मैं करता हूँ वही सच है, बाकी जो करते हैं वो गलत है। ध्यान रखिए
अनुशासन दूसरों पर नहीं, सबसे पहले स्वयं पर चलाइए। आत्मचिंतन की विषय वस्तु इसलिए बनी है। ये तो धर्मावलंबी हैं, ये तो आत्मचिंतन करते हैं, इनको पीड़ा है, इनके अंतर मन में कष्ट होता है जब ये किसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं या किसी को डांटते हैं तो तकलीफ होती है। कितने सुंदर संवेदनशील मन के हैं, तो एक दिन इसी मन को ये गोते लगवाएं और चिंतन करें तो इनको स्वयं आत्मा अनुभूति हो जाएगी कि ये किन प्रक्रियाओं का उपयोग करें। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी शरद जी कि सारे प्रश्नों के उत्तर हम स्वयं जानते हैं, हमारा मन बता देता है कि हम कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं। आप एक बात समझिए, अब वो जमाना चला गया जब व्यक्ति केवल दंड के भरोसे काम करता था। साम दाम दंड भेद, ये चार हैं हमारे यहाँ अनुशासन के पहलू। तो सबसे पहले साम है, साम मोटिवेशन का अस्त्र है, समझाई समझाना, समझाने के अलग अलग तरीके हैं। फिर दाम है, अरे भाई आप दाम का नेगेटिव उपयोग, तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा, आप इस दिशा में यदि चल रहे हैं तो आप कष्ट में रहेंगे। आपने कहा अरे तुम बहुत अच्छा करोगे तो बढ़िया रहेगा। आप देखिए दाम में दोनों भाव आ जाते हैं, प्रत्यक्ष दाम भी, अप्रत्यक्ष दाम भी। जब तक कमला आपके घर काम करने वाली कमला नौकरानी थी तब तक आपके घर में पोछा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जिस दिन आपने कमला मौसी कमला दीदी बना लिया तो पोछा अच्छा लगने लगा ना। बहुत सुंदर बात है, बहुत दाम तो आपको करना होगा। रामू काका बना लिया ना आपने अपना, तो आप सौंपिए ना, आप जिम्मेदारी सौंपिए। मैं कह रहा हूँ नुकसान होगा तो अभी कौन सा फायदा हो रहा है आपको, अभी कौन सा फायदा हो रहा है? आप नुकसान की कीमत और होने वाले फायदे को देख लीजिए। जब अगर फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान की कीमत पर फायदा होना शुरू होगा। तो दूसरा अस्त्र आपका दाम है। फिर है दंड। जब आपने देख लिया ये समझ नहीं आ रहा है, इसको दाम का भी अंतर नहीं पड़ रहा है, तब दंड आ रहा है। वो दंड भी अप्रत्यक्ष नहीं हो गया, अप्रत्यक्ष दंड होता है। आजकल तो संसार में भी कोल्ड वार चल रहे हैं। आप देखिए ना, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, इसमें ये कर दूंगा। कोई कुछ कर रहा है क्या? बहुत देर तक खड़े खड़े दो लोग रेल के सफर में, ये फौजदारी बहुत अच्छी दिखती है, तू मैं करते हुए बैठे रहेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी हिंसक नहीं होता। तो किसी ने पूछा कब तक ऐसा करते रहोगे भाई, कुछ हाथ पैर की कसरत भी दिखेगी क्या? बोले अगर वो करना होता तो हम इतनी देर समय आपस में क्यों पास करते, वो नहीं करना है इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो अब दंड जो है उस प्रक्रिया का हो गया। ठीक बात। फिर भेद है, आप ये भी कहिए ना, वो उनके साथ यही करते थे, उन्होंने यही कहा था, प्रकाश जो तुमने करके दिखाया आज तक किसी ने नहीं दिखाया। घर में हमारे पिताजी भी तो करते हैं, देखिए घर में हर पिताजी जिस बच्चे से मिलेंगे, वाह 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 बेटा तुम कर लिया ये तुमने। दूसरे से दूसरा सुनते रहेगा, उस समय मायूस रहेगा, तो वो जान जाते हैं कनखियों से देख के कि इसकी बारी लाना है। तो दूसरे के पास पहुंचे, बड़ा तो करता ही अच्छा है बेटा, लेकिन बिना तुम्हारे थोड़ी होगा, मैं ये जानता हूँ, ये उससे कहने बैठ गए। अब हमारे यहाँ होता ये है कि एक पक्षी झुकाव हो जाता है, परिवार में भी ये समस्या खड़ी हो जाती है कि एक तो अतिशय प्रिय हो जाता है और दूसरा तिरस्कृत हो जाता है, तीसरे से वार्तालाप बंद हो जाती है। तो भेद का अर्थ होता है ऐसे विभागों में विभक्त कर देना, एक ऐसी मूर्ति बन जाना जो देखे तो सबको लगे कि मुझे ही देख रहे हैं। ये भेद बहुत सुंदर बात है, ये भेद है। और देखिए एक बहुत सुंदर शब्द जो गोस्वामी जी से ही हमने सुना था कि एक शब्द होता है जो मनुष्य के लिए कहा जाता है अंतरात्मा, और एक परमात्मा, और इन दोनों के बड़े निकट संबंध प्रतीत होते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। और कहने वाले सदियों से ये कहते आए हैं साहित्य में, धर्म में, दर्शन में कि अंतरात्मा झूठ नहीं बोलती, क्योंकि वो ईश्वर की ही प्रतिकृति है, रिप्लिका है आपके हमारे भीतर। और यही वजह है कि कोई भी ऐसा काम करने के बाद जिसको आप अपनी बुद्धि से, अपने मन से लाख जस्टिफाइड करते हैं, लेकिन अंतरात्मा की अदालत में जाकर आप मान लेते हैं कि नहीं ये ठीक तो नहीं किया, इसी को गिल्ट बोलते हैं। गिल्ट वो होती है जिसका प्रगटीकरण व्यक्ति कहीं नहीं करता, शायद कई बार कर ही नहीं सकता हो। पत्नी से झगड़ लेगा, पुत्र से झगड़ लेगा, बॉस से झगड़ लेगा, रिश्तेदारों से झगड़ लेगा, लेकिन अहंकार और बुद्धि ये सिखाती है कि नहीं, माफी नहीं मांगना, पूरी कान लगे रहेंगे उसी पर। बुंदेलखंड के तो एक कलाकार हैं, शुक्ला जी हैं, उनका नाम मैं पूरा नहीं ध्यान है, गजब का व्यंग रचा है उन्होंने। पति पत्नी के बीच बोला है, को ये सुन ले, भूख लगी है हमें, अब को रोटी ला के दे देता तो खा लेती। को
ये नहीं कि जाके श्रीमती जी रोटी दीजिए, थाली रखी है, हम भी ये चाहते हैं कि माफ़ी मांगे तो सामने वाला मांगे, अंतरात्मा और परमात्मा। दूसरा, दंड का जो विधान है, दुनिया में कितनी ऐसी सेनाएं और उनके सेना नायक हैं जिन्होंने ये कह के युद्ध जीते हैं कि हाथ कटवा के फेंकवा दूंगा अगर युद्ध जीत नहीं पाए तो। समझ लेना, जितने भी 1000 सैनिक यहाँ खड़े हैं, उनके पुत्र पुत्री माता पिता किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर युद्ध हार गए तो। युद्ध ये लोग जीते हैं या सेना नायक वो जीता है जो गौरव बोध से भरकर कहता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्या अपनी मातृभूमि, अपनी माँ के लिए इतना नहीं करोगे तुम? उसके सम्मान को दुश्मन ललकार रहा है, कौन जीतता है? आप मोटिवेशन, ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो न साम से प्रसन्न होते हैं, न दाम से प्रसन्न होते हैं, न दंड से भयग्रस्त होते हैं और न किसी और चीज से डरते हैं। उनको बुद्धि का अजीर्ण इतना अधिक होता है कि आप उनसे प्रेम से बात करते हैं तो वो उनको कपट लगता है, आप उनको धन देते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिभा बहुत बड़ी है, आप उनको दंड देते हैं तो वो दूसरे विकल्पों की तरफ चले जाते हैं, आप उनको भय दिखाते हैं तो वो आपको भय दिखाने की कोशिश करते। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, उनसे युद्ध करने की, उनसे मल्ल युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है? उनको छोड़ दीजिए, उनका तिरस्कार कर दीजिए। लेकिन जहां आपको निवेश करना है, 80-90% लोग ऐसे नहीं हैं। इन बुद्धि के अजीर्ण वाले लोगों को छोड़ दीजिए, संस्थान से ही मुक्त कर दीजिए। घर परिवार में हो तो प्रणाम कर लीजिए कि भैया पुत्र ही है, अब कहाँ जाओगे, भैया तू बुद्धिशाली है, प्रणाम है तुझे, गोस्वामी जी। आपकी इस बात पर मुझे एक और घटना याद आ गई। जिनको जो ऐसे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे की प्रक्रिया में है, उनके लिए क्या करें? ध्यान रखिए, किसी को निकम्मा बना देना भी बहुत बड़ा दंड है। बिल्कुल ठीक बात। मैंने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। अब तो वो स्वर्गीय हो गए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। एक विद्वान थे, डॉक्टर गणेश खरे, बड़े हिंदी के बड़े विद्वान। वो बहुत कम उम्र में वो प्राचार्य हो गए, लेकिन उनकी शैली मैंने देखी थी। वो जिस कॉलेज में थे वहाँ एक ऐसी क्लर्क, वो भी महिला क्लर्क थी, उनकी सेवा में रही, जो कभी किसी का काम ही नहीं करती थी। उसी प्रक्रिया में थी कि जिसको साम से भी मतलब नहीं, दाम से भी मतलब नहीं, दंड से भी मतलब नहीं, भेद से भी नहीं मतलब नहीं, वो अपनी शैली की मंजी हुई थी। मैंने देखा डॉक्टर खरे ने उनके लिए बड़ा अच्छा एक विकल्प निकाल लिया। वो उसको पूछते ही नहीं थे, वो आ जाए, कब आ रही है, कब जा रही है। वो स्वयं टाइपराइटर में काम करते हुए मुझे दिखते थे उस ज़माने में, और स्वयं ही उसके टेबल में रखे हुए डिस्पैच रजिस्टर को चपरासी से बुलाकर या सवेरे खुद ला करके भेज देते थे। और वो आती थी तो वो बोलती थी देर से आने के बाद, सर वो नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है ना, हो जाएगा, कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद ये हुआ कि उसके पास कोई काम ही नहीं था। एक दिन वो डॉक्टर खरे के पास आई और उनसे उनके सामने फुट कर रोने लगी। बोले सर, मैं इतनी भी निकम्मी नहीं हूँ कि आप मेरे को कोई काम ना दें। मुझसे अपराध हुए हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा पारिवारिक कारणों से खराब रहता था, मुझे काम दीजिए ना। तो बोले मैंने तुमसे काम कब छीना है, वो तो तुम्हारी टेबल में रखा हुआ है, मैं तो तुम्हारे लिए सहयोग करता हूँ काम करके, लेकिन काम करने से ना कोई छोटा होता ना कोई बड़ा होता। तो हर कार्यालय में, हर ऑफिस में, हर क्षेत्र में रुपए में 70% लोग काम के प्रति आनंद की अनुभूति करने वाले नहीं रहते। 10-20% लोग हैं जो काम में आनंद की अनुभूति करते हैं और जिसके कारण से उपक्रम और संस्था चलती है। तो हमारा ध्यान उन 10-20% लोगों में होना चाहिए। व्यर्थ तनाव उन 70% लोगों में न करिए, प्रेरणा बनाइए उन्हें कि वो स्वयं काम करने लग जाए। तो कितनी सुंदर बात है कि कई बार इन 70% लोगों के लिए आप उन 20% लोगों को या 30% लोगों को खींचना शुरू कर देते हैं जो आपके संस्थान की रीढ़ की हड्डी होते हैं। आपका परसेप्शन ऐसा हो जाता है कि ये दुनिया में सब ऐसे हैं, क्योंकि आप बहुसंख्य लोगों को देख लेते हैं कि उनका काम के प्रति ध्यान नहीं है। तो बेहतर यही है कि जिन पर फोकस करना है, मैनेजमेंट का सिद्धांत भी ये कहता है कि जिन पर परिवार में भी 3 पुत्र हैं, आपका ध्यान सबसे अधिक किस पे रहता है? जो सबसे जीनियस होता है, मेधावी होता है, जो शुरू से स्कॉलरशिप लेता है, जिसके लिए आपको मालूम है कि यूरोप के किसी श्रेष्ठ विद्यालय में भी नाम मात्र के धन पर उसका एडमिशन हो जाएगा। आप अपने उस पुत्र के लिए या पुत्री के लिए प्रयास नहीं करते जो अपेक्षाकृत उससे बहुत नीचे होता है। आपको मालूम है कि ये नहीं कर पाएगा,
तो आप उसके लिए साधारण कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, उसको चलाते हैं। तो ये जीवन का सिद्धांत है कि जिसके पास सर्वश्रेष्ठ है, निवेश उसी पर होना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि ये हमारे घर में भी होता है। कैप्टन वही बनता है जिसके भीतर सबसे ज़्यादा प्रतिभा होती है। समाजवाद ये नहीं लागू किया जाता कि हर मैच में 11 खिलाड़ी हैं क्रिकेट के तो हर आदमी कैप्टन होगा। हॉकी के 11 प्लेयर हैं तो सब एक एक करके एक एक मैच में क्रमशः समाजवाद को अप्लाई करते हुए हर आदमी के साथ समान व्यवहार है। पता नहीं कौन क्या कर जाए, नहीं। जिसमें प्रतिभा है, निवेश उधर ही होना चाहिए। यही नियम है संसार का। पात्र और सुपात्र कुपात्र इसीलिए कहे गए हैं। तो सुपात्र पर ध्यान केंद्रित करिए, और जो सुपात्र नहीं है उनकी पीड़ा सुपात्रों की तरफ तो मत ढकेल दीजिए। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और नया विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।